नमस्कार दोस्तों। अपन जो आरबीएससी की एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, जो 6 क्लास से लेके 10th क्लास तक की मैं कंप्लीट यहाँ करवाने वाला हूँ, उसमें क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया था और आज अपन देखने वाले हैं कि सेकंड चैप्टर ना उसमें क्या चीजें दी हुई हैं। और सेकंड चैप्टर जो यहाँ पे है ना, वो है राजस्थान का इतिहास। कि राजस्थान का जो इतिहास है ना, वो किस टाइप का रहा है, राजस्थान के प्राचीन काल में क्या क्या चीजें यहाँ पे रही हैं। तो यहाँ देखो, राजस्थान प्राचीन काल में किस टाइप का दिखता था। तो यहाँ पे दे रखा है कि प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपद और अंचल है ना, उनमें विभक्त है। यानी बहुत सारे जनपद थे, बहुत सारे अंचल थे, उनमें राजस्थान को अलग अलग डिवाइड किया हुआ था। और ये जनपद और अंचल है ना, भौगोलिक स्थान और वहां रहने वाले जो जातियां है ना, उन्हीं के नाम पर इनका नामकरण हो गया था। जैसे यहाँ पे देखो दे रखा है कि जांगल दे रखा है, मरु दे रखा है, अर्जुनायन, सीवी, मेवात, हाड़ौती। ये जितने भी आप नामकरण देख रहे हो ना, ये वहां रहने वाली जातियों के नाम के आधार पे इनको नामकरण किया गया था। अब यहाँ पे जो ये मैप है ना, उसका आप अच्छे से देख लेना कि जांगल प्रदेश है वो किस एरिया में है, मरु कांतार वाला कहाँ पे दे रखा है, मत्स्य वाला कहाँ है और सुरसेन वाला कहाँ पर है। क्योंकि ये मैप अपने आगे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। अब अपन शुरुआत करते हैं ना, वो मरु प्रदेश से करते हैं कि मरु प्रदेश है ना, उसमें मतलब कहाँ कहाँ था और मरु प्रदेश में क्या क्या दिया हुआ था। तो यहाँ पे देखो, ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। इस लाइन को आप इंपोर्टेंट समझो और याद कर लो। ठीक है। उसके बाद आता है मरु प्रदेश का आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। मतलब आर्य थे ना, वो सबसे पहले अगर आके बसे थे ना, वो मरु प्रदेश में बसे थे। इसमें ये दिया हुआ है। वर्तमान में जो आपका जो चोटन है, नागौर है, डीडवाना, कुचामन है, चूरू और गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के जो कुछ भाग है ना, वो उसमें सम्मिलित थे। यानी वर्तमान के जो डिस्ट्रिक्ट मैंने बताए हैं ना, ये आपके मरु प्रदेश में उस टाइम का जो जनपद था ना, मरु कांतार, उसमें ये सम्मिलित थे। अब अपन यहाँ पे ना चोटन है, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जैसलमेर, बाड़मेर पे तो सबका ध्यान ध्यान ना वो चला जाता है कि हाँ यार मरु है तो वहां पे इस एरिया में होगा। लेकिन आपका जो चूरू और गंगानगर है ना, इस पे ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है। तो यहाँ पे आप इस लाइन को भी बहुत इंपॉर्टेंट समझना। उसके बाद दे रखा है कि कालांतर में इस क्षेत्र में कुरु, मद्र, जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ था। तो इसको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रखना कि मरु प्रदेश है ना, उसका वर्णन कहाँ मिलता है। और यहाँ पे जो आज का जो एरिया है ना, वो कौन सा मरु प्रदेश के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट इसके बाद में अगर देखें ना, तो जांगल प्रदेश के बारे में दे रखा है कि वर्तमान में जो बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और जोधपुर का जो कुछ भाग है ना, वो आपका इस जांगल जनपद है ना, इसके अंतर्गत आता था। यानी आज का जो एरिया है ना, वो जांगल प्रदेश के अंतर्गत जो आता था ना, वो ये थे सारे के सारे। एक इसकी राजधानी याद रखनी है, इसकी राजधानी थी अहि छत्रपुर। इसका जो साम्य है ना अहि छत्रपुर का, वो आपका जो नागौर वाला है ना वर्तमान का एरिया, उससे प्रतीत होता है। यानी आज का जो नागौर है ना, उसको उस टाइम पे अहि छत्रपुर बोलते थे। तो राजधानी आप इसकी याद रखना। और आप इसका जो वर्तमान जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो कौन कौन से थे, वो इसमें आप अच्छे से याद कर लेना। फिर दे रखा है कि मत्स्य पुराण के अनुसार बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। आप इसको सिर्फ एक नॉलेज के आधार पे इसको याद रखो, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जांगल प्रदेश में आपको कौन कौन से एरिया थे, कौन सी राजधानी थी, और अहि छत्रपुर का एरिया है ना, वो कौन से मतलब आज का जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो किससे साम्यता रखता है, ये आपको इसमें याद करना है। उसके बाद जांगल प्रदेश के बाद आता है आपका मत्स्य प्रदेश। यानी मत्स्य जनपद है ना, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। आपको ये चीज याद रखनी है। और मत्स्य महाभारत में मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी ना, वो विराटनगर या बैराट थी। आपको ये याद रखना है। यह जनपद कोटपुतली बहरोड के मध्य स्थित है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री वेहनसांग ने भी किया था। तो यहाँ पे आपको तीन ही चीजें याद रखनी है कि मत्स्य जनपद है ना, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। उसकी राजधानी कहाँ है, विराटनगर या विराट थी। और चीनी यात्री जो वेहनसांग है ना, उसने भी इस स्थान का वर्णन किया है। नेक्स्ट अगर हम चले तो उसका आता है कि सुरसेन। कि सुरसेन है ना, वो उसमें मतलब कौन कौन से एरिया आते थे। तो राजस्थान में भरतपुर है, धौलपुर है, करौली वाला जो एरिया है ना, वो अधिकांश भूभाग है ना, वो आपका सुरसेन जनपद में आता था। एक इसकी राजधानी अगर देखे जाए तो वो थी आपकी मथुरा। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सुरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया था। यानी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा है यूनानी लेखक है ना, उनकी बात कर रहा है सिकंदर। उसके समय में सुरसेन या सोरसेन है ना, उसका उल्लेख किया गया था। बयाना प्रशस्ति है ना, उसमें भी सुरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। तो
तो इस बयाना प्रशस्ति है ना, इसको याद रखना कि ऐसे पूछ सकते हैं कि सुरसेन नामक राजवंश है ना, उसका वर्णन कौन सी प्रशस्ति में मिलता है, तो प्रशस्ति है आपके बयाना प्रशस्ति। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां हैं ना, वो राजस्थान में आकर बस गई थी। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनाइन जो जातियां हैं ना, वो प्रमुख थी। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखना है कि एक तो कौन सा एरिया है ना वो इसमें आता था, एक इसकी राजधानी और एक बयाना प्रशस्ति है ना, इसके बारे में आपको डिटेल से ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर मौर्योत्तर कालीन राजस्थान है ना, वो किस टाइप का था, तो मौर्योत्तर कालीन में सबसे पहले सीवी जनपद है ना, उसके बारे में आता है कि आधुनिक उदयपुर है ना, उसका पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के समीपवर्ती प्रदेश में सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। यानी उदयपुर के आसपास का जो एरिया है ना, वो सीवी जनपद के रूप में जाना जाता था। उसके बाद देखा है कि इसकी जो राजधानी थी ना, वो थी मध्यमिका। मध्यमिका या मध्यमिका दोनों नाम आते हैं इसके। तो इसकी राजधानी थी मध्यमिका, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नगरी गांव है ना, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और यहाँ पे जो अवशेष मिलते हैं ना, मध्यमिका जो राजधानी थी ना सीवी जनपद की, उसके अवशेष मिलते हैं वहां पे। इस भूभाग को सीवीपाट, मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता है। इसमें सारे डिटेल जो दी हुई है ना, वो सारी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ या सीवीपाट, प्रागवाट, इसको भी ध्यान से देखना है। नगरी नामक गांव में इसके चित्तौड़गढ़ के पास में अवशेष मिलते हैं। इसकी जो राजधानी है वो मध्यमिका है, और आज का जो उदयपुर है ना, इसके आसपास का जो भाग है ना, वो सीवी जनपद के अंतर्गत आता था। उसके बाद आपका आता है अर्जुनायन। अर्जुनायन में देखो क्या दे रखा है कि भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अर्जुनायन थे ना, वो थे कहाँ पे, तो ये थे आपके भरतपुर और अलवर वाला है ना, ये देखो यहाँ पे मैप में देखो आप, यहाँ पे दे रखा है भरतपुर और अलवर जो प्रांत था ना, यहाँ पे ये लोग रहते थे। अर्जुनायन ने मालुओं के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रप थे ना, उनको परास्त किया था। तो यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो अर्जुनायन है ना, वो कौन से एरिया में रहते थे। तो यहाँ पे आपका आता है भरतपुर और अलवर वाला जो एरिया था ना, वहां पे ये निवास करते थे। ऊपर देखो यहाँ मैप में दे रखा है योद्धे दे रखा है, इधर देखो सीवी दे रखा है, और यहाँ मालव दे रखा है। तो अपन ने सीवी के बारे में तो पढ़ लिया, जो उदयपुर के आसपास का एरिया था। यहाँ अपन ने अर्जुनायन भी पढ़ लिया। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, तो अपन पढ़ेंगे मालव। मालव में देखो क्या दे रखा है कि मालवों की शक्ति का जो केंद्र था ना, वो जयपुर के निकट एक नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। आपको शायद पता भी होगा, मालवा या मालव नाम का एक टोंक में एक एरिया पड़ता है, वहां पे ये मालव जाति है ना, वो निवास करती थी। तो जयपुर तो फेमस था, तो जयपुर का नाम दे दिया, लेकिन अगर देखा जाए ना वर्तमान में, तो वर्तमान में ये आपके टोंक जिले के अंदर आता है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। मतलब थे ये टोंक में, लेकिन एक साइड में अजमेर चले गए, इधर टोंक हो गए, उधर मेवाड़, मतलब इस पूरे एरिया में मालव जाति है ना, वो फैल गई थी। टोंक है, प्रतापगढ़ है, झालावाड़, उसका क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। टोंक वाला, प्रतापगढ़ वाला, झालावाड़ वाला है ना, ये सारा उसी मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों के दिग्विजय का यूप अभिलेख है ना, वो नानसा भीलवाड़ा में लगा है। तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो मालवों की दिग्विजय है ना, उसका यूप अभिलेख है ना, वो कहाँ पे लगा हुआ है, तो वो आपका लगा हुआ है नानसा भीलवाड़ा में। दूसरा आप ये देखो कि ये मालव जनजा या जाति थी ना, ये कहाँ पे रहती थी, ये आपके टोंक जिला है ना, उसमें रहते थे। फिर आपका दे रखा है कि ये अजमेर, टोंक, मेवाड़ है ना, वहां तक फैल गए थे, और टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो क्षेत्र है ना, मालव देश के अंतर्गत आता था। अगर मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था, अगर ये पूछे आपसे, तो टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये वाला जो एरिया था ना, ये पूरा आपका मालव देश के अंतर्गत आता था। उसके बाद में अगर अपन देखें, तो दिया हुआ आपका योद्धेय जो एरिया है ना, वो कौन सा था, उसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो राजस्थान के उत्तरी उत्तरी भाग है ना, उसका योद्धेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्र कबीला था। तो आपको एक तो इतना पता होना चाहिए कि योद्धेय के अंदर कौन सा एरिया आता था अपना, जो उत्तरी राजस्थान वाला है ना, राजस्थान का उत्तरी भाग, वो इसके अंतर्गत आता था। संभवतः योद्धेयों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया है। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध अधीन रूप में बनाए रखा। 5वीं शताब्दी के बाद हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बृहत संहिता नामक ग्रंथ में इसके पतन की चर्चा है।
ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो योद्धे है ना वो कौन से एरिया में थे, उत्तरी भाग में थे। और इनके जो पतन की जो चर्चा है ना वो कौन से ग्रंथ के अंदर है, तो वो आपकी बृहत संहिता है ना उसके अंतर्गत है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। तो यहाँ पे योद्धे में ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। एक अगर देखो तो ये देख लेना कि 5वीं शताब्दी के बाद जो हूण आक्रमण आए थे ना, उन्होंने यहाँ का जो गणतंत्रीय जनपद थे ना उनकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। तो योद्धेय वाले को अगर समाप्त करने का किसी को अगर श्रेय जाता है ना वो हुणों को जाता है। तो यहाँ पे दो तीन चीजें, बृहत संहिता है, हूण आक्रमण है या उत्तरी भाग है, यही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। योद्धेय के बाद में देखो राजस्थान के जो विभिन्न अंचल है ना उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं, तो उसके अंदर अपना आता है सबसे पहले मेवाड़। तो प्राचीन सिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं। बताओ, पहले तो मेवाड़ को अपन सिवी वाला बोल रहे थे कि मेवाड़ वाला जो एरिया है ना उसको सिवी जनपद बोलते थे, और अपन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि प्राचीन जो सिवी जनपद वाला क्षेत्र था ना उसको मेवाड़ कहा गया है। आधुनिक अपना जो कौन सा देखा, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, सलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा, जो जिले हैं ना ये मेवाड़ राज्य का जो क्षेत्र है ना उसके अंदर रहे थे। मतलब मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे ये सारे के सारे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल सिसोदिया वंश है ना उनका राज्य रहा। यानी 7वीं शताब्दी से ये स्टार्ट हुआ था और आधुनिक जो राजस्थान का निर्माण हुआ था ना वहां तक गोहिल सिसोदिया जो वंश है ना उसका इस एरिया में जो एक आप देखो ना कि राज्य किसने किया था, कौन से वंश ने किया था, तो गोहिल सिसोदिया वंश है ना उन्होंने यहाँ पे राज्य किया था, यहाँ पे शासन किया था। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इनकी राजधानियां रही है। यहाँ की जो बोली है ना वो है आपकी मेवाड़ी। तो ये मेवाड़ वाला जो एरिया है ना इसमें एक तो आपको फर्स्ट वाली जो लाइन है ना सीवी जनपद वाली, एक तो ये याद रखनी है। एक कौन कौन सा एरिया है, जैसे उदयपुर है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये जो एरिया है ना ये आपका मेवाड़ के अंतर्गत आता है। और 7वीं शताब्दी से लेके आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल और सिसोदिया राजवंश है ना उसने वहां पे राज्य किया था। उसके बाद इसकी बोली आती है, कौन सी बोली बोली जाती है, तो मेवाड़ी बोली बोली जाती है। तो मेवाड़ के बाद में अगर देखा जाए तो आपका आता है वागड़। देखो राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान है ना, राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो भूभाग है ना उसको वागड़ कहा गया है। यहाँ की जो प्रमुख बोली है वो है आपकी वागड़ी। ये देखो यहाँ पे दे रखा है, ये मेवाड़ दे रखा है, ये वागड़ दे रखा है, ये हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात, मारवाड़, मांड और शेखावाटी, ये यहाँ पे दे रखा है। तो इस मैप को आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसी मैप के आधार पे जितने भी जो अपन अभी अंचल पढ़ने वाले हैं ना वो इसी मैप में जो दे रखे हैं ना वही पढ़ने वाले हैं। तो अपन ने मेवाड़ पढ़ लिया और वागड़ पढ़ लिया। उसके बाद अपन वागड़ वाले में सिर्फ डूंगर और बांसवाड़ा ये दो ही आते हैं और वागड़ी बोली है। उसके बाद में जो आएगा ना वो आएगा आपका मारवाड़। मारवाड़ के बारे में देखो क्या दे रखा है कि प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। अपन ने मरु प्रदेश के बारे में जो पढ़ा था ना, मरु प्रदेश ही आगे चल के मारवाड़ कहा गया है। यानी जोधपुर वाला जो ये एरिया था ना, बाड़मेर जैसलमेर वाला, ये पूरा ये मरु प्रदेश के अंतर्गत आता था और कालांतर में मतलब चल के और इसी को मारवाड़ बोल दिया गया। 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर का जो क्षेत्र है ना उस पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। 7वीं शताब्दी में आके किया था। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। तो अगर देखा जाए तो आपको मारवाड़ का सिर्फ याद रखना है कि मारवाड़ में कौन कौन से एरिया आते हैं। तो जो मरु प्रदेश में आते थे ना वही मारवाड़ में आते हैं। यहाँ पे मंडोर जोधपुर वाला जो एरिया है उस पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था और बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश है ना उसका आधिपत्य यहाँ पे स्थापित हो गया। और मारवाड़ के बाद में अगर अपन पढ़ें तो वो पढ़ेंगे अपन हाड़ौती। हाड़ौती के अंदर देखो क्या आता है कि आधुनिक बूंदी और कोटा का जो क्षेत्र है ना वो हाड़ौती कहलाता है। कि आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है। और प्राचीन काल में इस भूभाग के ऊपर मीणा जनजाति है ना उसका आधिपत्य था। और मीणा वंश का बूंदा मीणा है उसके नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ था। और यहाँ की जो बोली है ना वो हाड़ौती है। उसके बाद में अगर अपन आगे चले तो पढ़ेंगे ढूंढाड़ के बारे में। जयपुर का देखो, जयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है ना वो ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। 12वीं शताब्दी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मेणु और बड़गुजरों को परास्त करके इस राजवंश की नींव डाली थी। यानी कछवाहा राजपूत थे ना उन्होंने मेणाओं को और बड़गुजरों को परास्त करके और ढूंढाड़ जो राजवंश है ना उसकी नींव डाली थी। और इस क्षेत्र की जो भाषा थी ना वो थी आपकी ढूंढाड़ी।
तो ढूंढाड़ में अगर पूछा जाए ना कि ढूंढाड़ में कौन सा एरिया आता है, तो ढूंढाड़ में आता है आपका जयपुर के आसपास का जो एरिया है ना, वो ढूंढाड़ में आता है, और ढूंढाड़ी बोली है ना, वो यहाँ पे बोली जाती है। इसके बाद में मेवात क्षेत्र आता है। मेवात क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही है, यानी मेव जाति के जो मुसलमान थे ना वो वहां पे थे, अलवर और भरतपुर वाला एरिया, उसके नामकरण के आधार पे इनको मेवात बोला गया। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक है ना, वो था आपका हसन खां मेवाती। वह खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। तो यहाँ पे आपको खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, और उसके अंदर आपका जो हसन खां मेवाती था ना, ये राणा सांगा की ओर से लड़ा था और ये वीर गति को प्राप्त हो गया था। लेकिन अगर मेवात वाला एरिया पूछे ना, तो वो आता है आपका अलवर और भरतपुर का जो है ना, मेव जाति का जो क्षेत्र है ना, वो मेवात कहलाता है। उसके बाद में आता है आपका राजस्थान के जो अन्य क्षेत्र है ना, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि उनके नामकरण क्या क्या है। देखो जैसलमेर है ना, जैसलमेर को यहाँ पे क्या कहा गया है, ये वाला जो एरिया है ना जैसलमेर वाला, इसको कहा गया मांडया वल प्रदेश। जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है ना, ये आपका जोधपुर है, इसका जो दक्षिणी भाग है ना, उसको गुज्जर कहा गया है। और प्रतापगढ़ वाला जो एरिया है ना, ये वाला, उसको कांठल कहा गया है। और झालावाड़ का जो क्षेत्र है ना, ये वाला, इसको आपका कहा गया मालवा। उसके बाद में अगर आप देखो तो नीचे और आता है आपका सीकर, चूरू और झुंझुनू वाला जो एरिया है ना, ये वाला चूरू, झुंझुनू और सीकर वाला, इसको कहा गया आपका शेखावाटी। ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है ना, ये ब्यावर और ये अजमेर, इसका जो क्षेत्र है इसको कहा गया आपका मेरवाड़ा। और कोटपुतली बहरोड का जो क्षेत्र है ना, ये वाला, इसको कहा गया है आपका राठ क्षेत्र कहा गया है। तो ये जो प्राचीन नाम है ना, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ से बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्कर चोरू झुंझुनू वाला है वो शेखावाटी है, ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है वो मेरवाड़ा, कोटपुतली बहरोड वाला है वो आपका राठ, और उसके अलावा अगर देखा जाए ना, झालावाड़ वाला है वो मालवा का है, जिसको मालवा बोला गया है। प्रतापगढ़ वाला कांठल है, और जोधपुर का दक्षिणी भाग है ना, वो गुज्जर के नाम से जाना जाता है। और जैसलमेर वाला जो एरिया है ना, वो आपका मांड और वल प्रदेश। तो यहाँ पर अपना जो क्लास 6 है ना, उसका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।